मैं आदरणीय प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर, आप लाइन पर हैं सर? प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर, प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर, डीन एंड हेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा भीमराव अंबेडकर लखनऊ। सर प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर। जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 सर। हाँ सर, बस आपको मैं बहुत अदब के साथ बुलाना चाहता हूँ सर। 3 व्यक्तियों को नमन कर ले हम लोग जो शिक्षा नीति के लिए सूत्रधार हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन 3 विभूतियों को नमन करने के बाद आपसे आग्रह करूंगा सर कि आप अपनी वाणी शुरू करें। जी, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रखूंगा और सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी सर बिल्कुल जी सर। बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का और हमारे सारे को पैनलिस्ट जिन लोगों ने अपनी बातें हम लोगों के समक्ष रखी। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ध्यान से सबको सुन रहा था सुबह से। करीब करीब सबने अच्छी बातें कही और आप सबको भी अच्छा लगा होगा और मुझे भी अच्छा लगा। देखिए, सुबह से कहा गया कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लगातार। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हमने ये सेमिनार का गठन किया और ये सोच के कि हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे बात करेंगे, और कौन सी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 में कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, केवल एक्ट कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में अभी भी बहुत सारे लोग इसी सेमिनार में चाहिए। देखिए, चीजें तो हैं सब जगह, और उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया, क्योंकि आप सब जानते हैं ये जो डॉक्यूमेंट बना है, ये डॉक्यूमेंट कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिख दिया है, ये कस्तूरी रंगन जी ने खुद ने नहीं लिखा है, नहीं। बहुत सारे लोग उसमें भाग लिए और उसके बाद लगभग 2.25 लाख सजेशंस आई थी, एंट्रीज आई थी, जिसके बिहाफ पे इसको फॉर्मुलेट करने के लिए कहा गया था, और लगभग 450 पेजेस को बनाया गया था। और उसके बाद अब ये हमारे सामने 60 से 70 पेज आ रहा है। तो पूरी डॉक्यूमेंट की बात तो नहीं करूंगा, पहले मैं कुछ शिक्षा का विद्यार्थी हूं, तो शिक्षा की कुछ बात, और उसके बाद कि ये क्या कहता है और उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो ओपनिंग डॉक्यूमेंट है, ये बहुत अच्छी बात लगी जब प्रोफेसर राजपूत ने कहा कि NEP 2020 के डॉक्यूमेंट को समझने के लिए इससे पहले के भी डॉक्यूमेंट को आपको समझना पड़ेगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और वो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है जो इससे पहले भी बनी, मैं तो कहता हूं कि शिक्षा से संबंधित जितनी कमेटी और कमीशन बनी उन सब का अध्ययन करिए। जैसे अगर आजाद भारत से पहले वाले में मैं देखता हूं तो 1882 का बहुत कमाल का था, या 1854 का डिस्पैच बहुत कमाल का था, वगैरह वगैरह। तो ये कहता क्या है और हमसे अपेक्षा क्या करता है। अगर मान लीजिए ये कहता जो भी हो और हम वही करते हैं, उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। और कई बार हम अपने पास्ट के कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, जिसको 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन ने कहा कि डोंट आइडियोलॉजाइज द पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट, बिल्ड द प्रेजेंट सो दैट यू कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। और प्रोफेसर राजपूत की एक बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि अगर हम सहिष्णुता के भाव को हमने सीखा होता या को एग्जिस्टेंस के भाव को हमने सीखा होता तो आज शायद नदियों में पानी होता या जंगल नहीं होते और मनुष्य की ये स्थिति नहीं होती। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पे हम बात नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या है और इस डॉक्यूमेंट से हमें क्या सीखना है और क्या करना है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। अब जैसे इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगा, सबने इसकी तारीफ की,
लेकिन मुझे अभी मैं परसों ही किसी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा था तो लोगों ने, एक सज्जन ने कहा कि नहीं, सरकार में ये दम नहीं है कि सभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले विद्यालय को कहा जाए वो हिंदी से पढ़ाने लगे। सरकार में दम तब होगा जब हम में दम होगा। इसलिए मैं मैकॉले को गाली नहीं देता हूं। मैकॉले अपने उद्देश्य में क्लियर था, जिसका डॉक्टर दीवान इशारा कर रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर था कि उसको क्या करना है और वो कर लिया। और हम भारतीय आजादी के बाद भी हम में कितने दम है, और बहुत सारे लोग इसमें अभी भी हमारे साथ हैं जिन लोगों ने पॉलिसी भी इस देश की बनाई, जिन लोगों ने अपने हाथ से एक नहीं कई संस्थाओं को चलाया और चला रहे हैं। और हम जैसे भी लोग हैं जो अभी भी एक डिपार्टमेंट को, एक स्कूल को अलग अलग महाविद्यालय में अलग अलग स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन आखिर उस एक व्यक्ति के इरादे के सामने हम सब निकम्मे हैं? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब बौने हैं? नहीं। हम सब नपुंसक हैं? नहीं। देखिए, किसी चीज को परिवर्तित करने के लिए सिर्फ साहस नहीं, एक सिस्टमिक तंत्र की जरूरत होती है। अगर वो तंत्र नहीं है तो बहुत दिक्कत है। तो अब क्या होगा वो तो देखना है। और कई मित्रों ने मुझसे कहा कि आप इस बात को उठाइए कि क्या ऐसा होगा। देखिए, हर पॉलिसी में बहुत अच्छी बात की गई है। परसों मैं हायर एजुकेशन पे बोल रहा था, आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी पॉलिसी को देखिए, कमाल की बात कही गई। तो खैर, क्या कहा है, हम कब स्पेसिफिक बनेंगे? दुर्भाग्य से जितनी डिस्कशन और डिबेट और डेलिबरेशन हो रहे हैं अभी एनपी में, वो जनरलिस्ट हो रहा है, सामान्यीकरण हो रहा है। दुनिया भर के लोगों को हम कोट करते हैं, दुनिया भर के अपनी संस्कृति की दुनिया भर की चीजों को लेते हैं और आपके सामने परोस देते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता, और हमको पता ही नहीं चलता है कि आखिर हमें करना क्या है। बहुत सामान्य सी बातें हम हमारे सामने कह दी जाती हैं, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। आप मुझसे क्यों कहते हैं, आप करिए ना। तो मैं 5 बातें 15 मिनट में अपनी बातें खत्म करूंगा। सबसे पहली बात जो बहुत अच्छी लगी, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, कि मनुष्य की ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज करने की कोशिश की। लेकिन क्या ये डॉक्यूमेंट में लिखा है? लिखा तो है, करना तो मुझे, सरकार ने भी नहीं करे। कहां से सरकार करेगी? सरकार के पास ये काम करने के लिए थोड़ी ना है। सरकार ने कहा हमने इतनी नीति दिया। अभी कही गई बात मुझे समझ में नहीं आती कि 1964 में भी 6% हम डिमांड कर रहे थे, 86 में भी हम डिमांड कर रहे थे, 90s में भी कर रहे थे, इस 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में वो 6 के आंकड़ा में ऐसा क्या जादू है भाई? क्या आज तक कोई ऐसा रिसर्च किया गया कि आज भी हमने ये पॉलिसी भी कहती है कि हम 6% जीडीपी कर लेंगे? क्या कोई रिसर्च है भारत के पास? या मुझे किसी भी इकोनॉमिस्ट के पास कोई आर्गुमेंट है कि मुझे बता दे कि ये 6 क्यों महत्वपूर्ण है? नहीं है, कोई अध्ययन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय लोग ऐसा मानते थे। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हम दूसरी दुनिया का उदाहरण दे देते हैं कि अमेरिका इतना कर रहा है, कोरिया इतना कर रहा है। मैंने अभी पहले दिन कहा, कमाल है, आप अमेरिका, कोरिया, जापान का उदाहरण क्यों देते हैं? आप साउथ अफ्रीका का उदाहरण क्यों नहीं लेते हैं? बगल में भूटान का उदाहरण क्यों नहीं लेते हैं? आप देखिए कि वो अपने जीडीपी का कितना खर्च करते हैं। वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कितना खर्च करने से हमने जो गोल निर्धारित किए हैं उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो पहली बात तो यह है कि ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव करना है, और ह्यूमन पोटेंशियल इमेंस है, जो किसी भी मोमेंट पे बदलता है और वो बहुत कुछ अचीव कर लेता है। प्रोफेसर राजपूत ने गांधी के जीवनी से और गांधी के कहानियों से बहुत सारे उदाहरण दिए। दूसरी बात इसमें जो बड़ी अच्छी लगती है प्राथमिक शिक्षा के स्तर, वो है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन। मैं कहता हूं कल्चरल प्रिजर्वेशन क्यों कहते हैं आप कहें कि कल्चरल कैपिटल में हम एक कंट्रीब्यूटर हो। कौन सी कल्चर को प्रिजर्व करेंगे आप? तो आप वेद को कोट करेंगे, पुराण को कोट करेंगे, उपनिषद को कोट करेंगे, ये सारा ज्ञान उसी में है। यानी उसके बाद तक मनुष्य ने जो कुछ अचीव किया इसी भारत में, भारत की धरती पे, वो ज्ञान नहीं है। ये एक तरह का संदेश दिया जाता है। दूसरी बात, ये निश्चित रूप से एक एजेंडा बना था, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको भारत ने भी अडॉप्ट कर लिया था 2015 में। और क्या कहा? टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटिव क्वालिटी,
देखिए, कुछ शब्दों से हमारा कमाल का ऑब्सेशन है, चाहे वो हमारी स्कूल एजुकेशन में काम करने वाली एथिक्स बॉडीज इंडिया में हो, चाहे हमारे जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हैं, या जो लोग वहां पॉलिसी में बैठे हुए लोग हैं, या जो बड़े हैं। क्योंकि और वो क्यों है वो मुझे नहीं समझ में आता है। तो इसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम 2030 तक इंक्लूसिव एजुकेशन को इंश्योर कर लेंगे, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर लेंगे, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करेंगे। राइट? अब अगर आप ठीक से देखिए तो अपने आप में बड़ा ही लॉफ्टी गोल्स है। और क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में नॉलेज लैंडस्केप बढ़ रहा है, पूरी दुनिया नॉलेज इकोनॉमी बेस्ड है, और भारत भी नॉलेज इकोनॉमी हो जाए, भारत भी नॉलेज सोसाइटी हो जाए। बिना नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज सोसाइटी के कोरिलेशन को और आधार को समझे हुए ये लॉफ्टी बातें हम कहते हैं। मैं कहता हूं कि अभी दुनिया की कोई भी सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी नहीं है, और ट्रूली जिस दिन दुनिया की सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी होगी और हम ज्ञान को समझेंगे। देखिए, ज्ञान को होने के लिए सबसे बड़ी चीज है जरूरी समझ। कुछ लोग कहते हैं समझ ज्ञान से ऊपर है। जैसे गांधी जी को कोट कहा गया कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं कि मैं गांधी जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं सहमत हूं? क्योंकि मैं शिक्षा शास्त्र का छात्र होने के नाते जीवन में 5 वर्ष ज्ञान किसे कहते हैं उससे शोध किया है। ठीक उसी तरीके से चलो, वो तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, वो कई चीजों में मेरे आदर्श हैं, बहुत चीजों में आदर्श हैं, लेकिन जब शिक्षा की समझ की बात आएगी और समझ की शिक्षा की बात होगी तो मैं एक शिक्षा शास्त्र का छात्र हूं, मैं अपनी सोच रखूंगा और उसी सोच के साथ अपने जीवन को चलूंगा। जैसे गांधी ने अपनी सोच बनाई, वैसे अपने विषय में मुझे अपनी सोच बनानी चाहिए। अगली बात, तो मुझे तो अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि कोई भी सोसाइटी दुनिया की नॉलेज सोसाइटी है, और इसीलिए नॉलेज को जब आप समझेंगे तो बहुत सारे लोगों ने गीता को कोट किया और उपनिषद को। मैं कहता हूं उसमें ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने के बाद उसे स्थित प्रज्ञ का ज्ञान है। कहां स्पिरिचुअलिटी की जरूरत होती है? नहीं होती है। ये जितने हम साइकोलॉजिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें नॉलेज, जिसमें हम आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करते हैं, इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करते हैं, हम जिसे लोग कल्चरल क्वेश्चन की बात करते हैं, आप ठीक से ज्ञान को तो समझिए। तो समझ बहुत जरूरी है। तो वो इसमें कहां है और कैसे है? चलो डॉक्यूमेंट पे हम बात करें। मुझे बहुत अच्छी बात लगी प्रोफेसर राजपूत की जब उन्होंने कहा कि क्या इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद अभी 200-250 लोग जो जुड़े हैं, ईमानदारी से आप पूछिए कि एक एक शब्द और एक एक वाक्य हम में से कितने लोगों ने पढ़ा? और अगर हम में से इसके एक एक वाक्य को पढ़ें तो हम सामान्यीकरण की तरह नहीं प्रस्तुत करेंगे किसी चीज को, बड़े ही सामान्य भाषा में हम चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे इसमें कहा गया कि ओपनिंग वाक्य में कहता है कि हम कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे। भारत में बताइए कितने कोलैबोरेटिव रिसर्च हैं, और कोलैबोरेटिव रिसर्च करने के लिए कौन सी संस्थाएं हैं जो आपको मदद कर रही हैं, कौन से तंत्र विकसित किया हमने। बहुत अच्छी बात है, एनएडएफ की बात की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हायर एजुकेशन के तंत्र में। परसों मुझसे किसी ने पूछा कि सर रिसर्च के लिए उच्च शिक्षा के स्तर पर तो किया गया, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर क्या लिखा गया पॉलिसी डॉक्यूमेंट में? कहीं कुछ नहीं लिखा गया। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होगा कि जिज्ञासा का होना काफी है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, एनेक्डोट। बगल का एक कंट्री है, नाम नहीं लूंगा, जब नाम लेता हूं तो लोग कहते हैं आप हमेशा दूसरे कंट्री का नाम लेते हैं। वहां के 9th के 4 विद्यार्थियों को कहा गया कि तुम अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट चुन लो। उसने कहा कि यार सूरज सबसे अचंभा लगता है हम लोगों को कि इतना प्रकाश उसमें कहां से है, इतना तेज उसके पास कैसे, हम सूरज की किरणों का अध्ययन करेंगे। उन लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया। दुनिया के जितने उस तरह के कंट्री जिसका एजुकेशन में आप नाम लेंगे, वो कक्षा 6-7 से ही रिसर्च शुरू होता है। हम तो इस डॉक्यूमेंट में फिर भी कह रहे हैं अच्छा 1 साल हम रिसर्च आपको पढ़ाएंगे जब आप 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे। इसलिए अभी भी मुझे लगता है कि हम बहुत बैकवर्ड है। तो क्या क्या उन बच्चों ने प्रपोजल दिया और प्रिंसिपल ने जिससे बात की थी, अब उसको सन की रेज को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उस कंट्री में नहीं था। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा कि हमारे ये 4 बच्चे
सन की रेज के स्टडी करना चाहते हैं, क्लास 9th के हैं, और ये एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कंट्री में नहीं है। मिनिस्ट्री ने लिखा कि जहां भी विश्व में वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है आप उसको खरीद लीजिए, जितने पैसे चाहे मिनिस्ट्री आपको दे रही है, और उन बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। पूछिए क्यों? क्योंकि पहली बार 9th क्लास के बच्चे ने, 4 बच्चे ने मिलकर कहा कि नहीं, हम कोई और रिसर्च नहीं करेंगे, हम सन की किरणों का अध्ययन करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे इसका बिहेवियर कैसे बदलता है। तो अब आप देखिए कि ये क्या इस तरह की तंत्र की व्यवस्था हमने कर ली है क्या? बार बार टेलर्स कमेटी की रिपोर्ट दी रही, बहुत अच्छी बात है। अब 4 पिलर नहीं, 5 पिलर ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है। 3 पिलर तो उसमें लिखा है, चौथा प्रोफेसर राजपूत ने बताया कि को एग्जिस्टेंस का मामला एक और पिलर है, और लगातार लोग लिख रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। इसी डॉक्यूमेंट में कहता है हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम। देखिए, इसीलिए मान लीजिए एक युवा अपनी रोजी के लिए और रोटी के लिए लड़ रहा है, अगर उसको रोजगार चाहिए जीने के लिए, तो आपके बड़े बड़े उपदेश वो नहीं सुनने को तैयार है। ये मैं पूरे अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आप इसमें से जितने लोग जुड़े हैं सब कहिए कि आज हम बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन आप बताइए कि जब आप यंग थे तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण था। और कहा कि ऐसा होने के लिए ये डॉक्यूमेंट कहता है, अंडरलाइन करिए उन वाक्यों को, पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल। अब बड़े बड़े शब्द इसमें यहीं तक छोड़ दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपीरियंशियल एजुकेशन बनाने के लिए हम सब मिलकर करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं बता सकता है, बड़े प्रोफेसर नहीं बता, जिसने पेडागोजी खुद नहीं पढ़ी वो क्या हमें बताएगा। पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग होने के लिए जरूरी है। अब इसमें देखिए कितने बड़े बड़े शब्द जोड़ लिए गए, हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड कोर्स एंड एंजॉयबल। मैं आपको सच बताऊं, इस एक 3 वाक्य को लेके आप कम से कम 1 महीने तक चर्चा करेंगे, और तब एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनेगी, क्योंकि एक्शनेबल और वर्केबल चीजों में बदलने के लिए बहुत सोच की जरूरत है। फिर अब ये कहता है कि देखिए हमारी एक और चिंता है कि हमारे जो छोटे बच्चे आएंगे लर्नर, वो अपनी सिर्फ जिज्ञासाओं को शांत ना करें, तो और क्या करें? कहता है कि टू इनेबल द लर्नर्स टू बी एथिकल, रैशनल, कंपैशनेट एंड केयरिंग। अब बताइए कि कौन सी पेडागोजी का उपयोग होगा। जैसे आपके लिए, मगध विश्वविद्यालय के लोगों के लिए बहुत चुनौती का काम होगा कि भाई बुद्ध की जो सोच थी दुनिया के इतने लोगों तक पहुंची, उस सोच को पहुंचाने के लिए वो किस पेडागोजी का प्रयोग करते थे। मैं जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला था तो वहां पे हिज होलीनेस दलाई के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वहां होता है, आपको पता है। तो कहा कि हाँ, बुद्धा की एपिस्टेमोलॉजी पे बहुत कुछ विद्वानों ने लिखा है, लेकिन बुद्धा की पेडागोजी पे नहीं लिखी गई है। तो क्या सिर्फ ये कह देने से कि हम, बिल्कुल ठीक कहा बहुत सारे लोगों ने अभी आपको, कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, हम जैन महावीर जैन की धरती से आते हैं, हम याज्ञवल्क्य की धरती से आते हैं, वहीं बगल में पाटलिपुत्रा की धरती है जो शून्य की परिकल्पना पूरे को देता है। उस शून्य परिकल्पना के बाद क्या किया उस धरती के लोगों ने, और चलिए अब तक जो हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे शून्य की अवधारणा में। मैं उसी बात से अपनी बात खत्म करूंगा, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040 दैट इज सेकंड टू नन। देखिए कितना बड़ा क्लेम ये कर रहा है। 1947 से लेके हकीकत तो ये है कि 1854 के बाद लेके अब तक सबकी चिंता रही कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और हम कॉपियर ही रहे। एंड एम्स टू एड्रेस द मेनी ग्रोइंग डेवलपमेंटल इंपेरेटिव्स ऑफ आवर कंट्री। आप कतई नहीं कहेंगे कि एक बार फिर पुनः गांधी की बातों को कोट किया गया क्लास में को, जरूर गांधी को जितना पढ़ा जाए कम है, उनके विचारों को को लाया जाए। लेकिन मुझे बता दीजिए एक छात्र, भारत की ये सच्चाई है, आज क्यों अचानक से हायर एजुकेशन का पूरा डिस्कोर्स का एक्सिस ही चेंज हो गया, नॉलेज से स्किल की ओर आ गया, क्यों? अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन की गोल को, इवन राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट को, तो ये गोल नहीं है।
लेकिन क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप स्किल की ओर चला गया, क्योंकि जीवन उपयोगी बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए वो सच्चाई है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। चाइना का एग्जाम्पल लिया प्रोफेसर राजपूत ने, ये चाइना ने करके दिखाया है। आप हकीकत पूछिए कि एजुकेशन में और इकोनॉमी में चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत को 40 साल और लगेंगे। अभी अभी दीवान साहब ने कहा कि 2% जीडीपी है पूरे रक्षा के बजट का। अब जरा आप कंपेयर करिए कि उसके बजट का तो कितना आगे है और क्यों है, क्या हम ऐसा करें, वो हमको ही करना पड़ेगा। ठीक, और आगे चलिए, मतलब एक एक लाइन पे जब कमाल की आप बात करेंगे। और हाँ, मैं इनमें से लॉफ्टी आइडियाज को आपको कह रहा हूं छोड़ दीजिए, लॉफ्टी आइडियाज को छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉफ्टी आइडियाज बहुत सारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी बातें की गई हैं। एकदम प्रैक्टिकल पे आइए, और देवी को कोट करूंगा जो कहता है कि कौन कहता है कि प्रैक्टिस से थियरी नहीं जन्म लेता है, उससे भी जन्म लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, कहते हैं द परसूट ऑफ नॉलेज पहली बात कही गई है, इसलिए ज्ञान नंबर 1 पे है। फिर कहता है विजडम, प्रज्ञान, और फिर उसके बाद सत्य कहा गया। लेकिन सब मेरे लिए चुनौती ये है कि जब प्रारंभिक शिक्षा की हम शुरुआत करेंगे, और बहुत सारी बातें इसमें कह दी गई हैं, ये फ्लेक्सिबल होगा, ये हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी ओरिएंटेड होगा, हाँ, एक बच्चा जो पढ़ना चाहे वो सबका कॉम्बिनेशन पढ़ेगा, अभी वगैरह वगैरह, उन सबको मैं कोट नहीं कर रहा। और स्कूल एजुकेशन की खासियत 10+2 को बदल के देखिए, केवल एक मॉडल की आप केवल सोचिए तो कि 10+2 को अगर आपको ट्रांसलेट करना है 5+3+3+4 मॉडल में, जिसकी ये डॉक्यूमेंट एनविसाज करता है पेडागोजिकल एंड करिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, कितना चाहिए आपको। ये तो स्ट्रक्चरल रीस्ट्रक्चरिंग है। स्ट्रक्चरल रीस्ट्रक्चरिंग तो कह दिया, ठीक है, कि पॉलिसी कहता है कि 10+2 जो अब स्ट्रक्चर था हमारा स्कूल एजुकेशन पे, उसकी जगह पे आप 5+3+3+4 ले आइए। लेकिन मेरे लिए वो चुनौती नहीं है, शिक्षा शास्त्र का छात्र होने के नाते मेरे लिए चुनौती है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग, पेडागोजिकल एंड करिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग क्या होगी। और मैं आपको बताऊं, करिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग भी आप कर लेंगे, पेडागोजिकल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होगा। कक्षा में हम वही करते हैं, छात्रों के साथ हम वही करते हैं, तो कोई पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। तब आप कहेंगे कि क्या इस पॉलिसी में बात लिखी हुई है। देखिए, पॉलिसी में ये बात नहीं लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, आपको क्या लगता है कि बिहार में जो एक एजुकेशनल कल्चर है, या वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, वही इंस्टीट्यूशनल कल्चर उत्तर प्रदेश में है? कतई नहीं। क्या वही इंस्टीट्यूशनल कल्चर दिल्ली में है? कतई नहीं। भारत के हर पार्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो प्राइमरी या प्री प्राइमरी का हो, या मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक की बात करता हूं, भारत में भी कोई ऐसा अध्ययन हुआ ही नहीं है, इस तरह का अध्ययन ही नहीं हुआ है। रिसर्च की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन खोल दी गई है, लेकिन नहीं हुआ है। तो वो अलग होता है, और जैसे ही इंस्टीट्यूशनल कल्चर अलग होगा, वैसे ही उसकी करिकुलर कल्चर अलग होगा, और जैसे ही करिकुलर कल्चर अलग होगा, उसकी पेडागोजिकल कल्चर अलग होगा। इसलिए आप सबसे मेरा एक आग्रह होगा कि सामान्य भाषा में हर वक्त बोलने की हम कोशिश ना करें। हमने जब कहा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट की हम चर्चा करेंगे, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के किसी एक वाक्य पे, 2 वाक्य पे, 5 वाक्य पे आप चर्चा करिए। तो मैंने जानबूझ के आज स्कूल एजुकेशन चला है, ये मेरे लिए चुनौती है। अब अगर आप गौर से देखिए कि अगर पूरी स्कूल एजुकेशन को आप देखिएगा, तो क्या 5 से 6 बातें आपको इंपॉर्टेंट दिखती हैं। उन्हीं 6 बातों में से एक केंद्र को आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट को इसको देखेंगे, उसमें आईडीपी की बात की गई है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। बट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनपीई 2020। व्हाट विल बी योर इंस्टीट्यूशनल प्लान? द इंस्टीट्यूशनल प्लान विल बी, अगर आप गौर से आप देखिए कि मान लीजिए मगध विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, और सीधा सीधा ज्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2 ही चीजों को डील करता है, स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन की हम 6 बातों को लेते हैं कि जो पूरा ये डॉक्यूमेंट बात करता है, वो क्या क्या बात करता है।
तो गौर से आप देखिएगा कि पहली बार जिसको कहा गया था 6 से 14 साल, आरटीई आया, वो भी नहीं रियलाइज हुआ, नहीं रियलाइज हुआ हमसे। मैंने स्कूलों में देखा है हाल कि जब ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन की बात हुई, उसके लिए 2 शिफ्ट वहीं दिल्ली में की जाती है। मैंने दिल्ली और गुड़गांव के दोनों की स्थिति की आपको बता रहा हूं कि उन ईडब्ल्यूएस के बच्चों को मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ बैठने ही नहीं। परवेज सर का वॉइस म्यूट हो गया। सर की बात म्यूट हो गई रवि। सर आपका माइक म्यूट है। आपका म्यूट हो गया है सर। काइंडली अनम्यूट सर, काइंडली अनम्यूट सर। Sir, you are muted. मेरी आवाज पहुंच गई आप लोगों तक? ओके सर, आ रही सर अब। फिर म्यूट हो। यस सर, आ रही है सर। हेलो जी शुरू किया जाए सर। मेरी आवाज नहीं, यहाँ से अरे anyway, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। क्या बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा ठीक है, कंटिन्यू किया जाए सर। हाँ, वो जी उसकी सर, जी सर, बैटरी खत्म कंटिन्यू हो गई सर। क्योंकि 4 घंटे हो गए तो इसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। ईडब्ल्यूएस के जी, बच्चों के बारे में आप तो बता मैंने रहे थे कहा सर, कि उसमें उसी आरटी तरह आया म्यूट तो हो गया। यही हुआ था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद भारत में एक क्रांति आएगी और उन बच्चों को मौका मिलेगा मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए। लेकिन आप गौर से जाके देखिए दिल्ली में क्या होता है। तमाम सरकारें दावा करती हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? यही बिहार है। मुझे याद है कि कॉमन स्कूल पे एक कमेटी बनाई गई थी और कॉमन स्कूल की रिपोर्ट को सबमिट भी किया गया था। बहुत बड़े विद्वान हैं वो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर उस रिपोर्ट का हुआ क्या? तो नीतियां हम बहुत बनाते हैं, नीतियों पे एक्शन की बात। और ठीक है, हमारा और आपका सरोकार है कि हम कक्षा में और संस्था के स्तर पे क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात मैं कह रहा था कि राइट टू एजुकेशन को एक्सपैंड किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। जो 6 से 14 पहले था, उसको अब 3 से 18 किया गया है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि मिड डे मील नहीं दे रहा है। सरकार अब कह रहा है कि हम ब्रेकफास्ट भी देंगे बच्चों को। बहुत जरूरी है, मस्तिष्क के विकास के लिए प्रोटीन का और विटामिन का होना जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात कहा गया है कि ड्रॉप आउट जो हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे और 100% तक एनरोलमेंट करेंगे। आप ईसीसी को देखेंगे तो ये कहा गया कि नर्सरी एजुकेशन हैज टू बी स्ट्रेंथेंड। और अगर सच में आंगनबाड़ी को, संस्थाओं को खत्म नहीं करिए, संस्थाओं को मजबूत करिए और 2 संस्थाओं को जोड़ के हम काम करें, तो पहला काम आप ही को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोध गया में आपके विद्यालय के करीब जो आंगनबाड़ी है, जरा उसका एक इंटीग्रेटेड प्लान डेवलप तो करिए। नीति में तो लिख दी गई बात, वो इंटीग्रेटेड प्लान कैसा होगा? उसके बाद इसमें कहा गया स्कूल कॉम्प्लेक्शन, बहुत अच्छी बात है। इसमें कहा गया कि उसका सही यूटिलाइजेशन हो और वो काम किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसको कहते हैं कि पूलिंग द रिसोर्सेस। ठीक बात है कि आज सपोज करना करें, मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी और जामिया का लाइब्रेरी, साफ सी बात है कि क्या होगा कि उन बच्चों को
एक लाइब्रेरी की पुस्तकें दूसरे को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो क्या ये स्कूल के लेवल पे नहीं किया जा सकता? और जो इसकी बात ये डॉक्यूमेंट करता है, लेकिन अब उसका हमारा इंस्टीट्यूशनल प्लान क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैंने शुरू में कहा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और ये देखना होगा कि एजुकेशन इन मदर टंग होगा प्राइमरी एजुकेशन। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी, सरकार हिम्मत नहीं जता पाएगी। तो मैंने पहले ही कहा, सरकार कहाँ कुछ करती है भाई, सरकार तो वही करती है जो हम चाहते हैं। अगर भारत के लोग 2.5 लाख सजेशंस ना दिए होते, एंट्रीज ना दिए होते, तो इसका स्वरूप ये नहीं होता जो आपके सामने है। और इसके अगर स्कोप को आपको बढ़ा दीजिए तो कुछ और होगा इसका करने के लिए। मेरा शॉर्ट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और प्रोफेसर नरेश गुप्ता मेरे सीनियर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं उनको भी सुनना चाहूंगा कि जब भी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट की जनरल भाषा में नहीं आप हमें समझाइए, वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है, कैसे कहता है, किस रूप में वो हमसे अपेक्षा करता है, उस भाषा में अगर आप हमें समझाएंगे एक ही पैरा को लेके, 2 ही पैरा को लेके, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बजाय इसके कि फलाना ने ये कहा, इसने ये कहा, किया जा सकता है, वो कहा जा सकता है। क्योंकि हम आज किस लिए बैठे हैं? हम आज बैठे हुए हैं कि इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा है उसको कैसे चरितार्थ किया जाए, उसको कैसे रियलाइज किया जाए। और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया कि केवल आप सिस्टमिक चेंज जो लाना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज जो लाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए उसी पे तो चर्चा करिए कैसे होगा। मुझे याद है मैं उसका विक्टिम हूं। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो नवीन नाम दे दिया गया था 2 कक्षाओं को मिला के, क्योंकि 11 के सिस्टम के हम प्रोडक्ट थे। कहते गया अब 10 का सिस्टम होगा और 1 कक्षा हमें नीचे पीछे कर दिया गया। सर माइक म्यूट है अभी रवि आप उधर से मैं अपना माइक कंट्रोल कर लूंगा, आप उसको नहीं करिए तो मैं अपने आप कर लूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू। नहीं सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर, आवाज आ रही है। नहीं म्यूट हो जा रहा है बार बार। कुछ आपके तरफ से टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ये बार बार म्यूट हो रहा है। खैर मैं सामने रख रहा हूँ कि अभी ठीक है सर, आवाज आ रही है। हाँ, जब आए तो आप मुझे जरा इशारा कर दीजिएगा। ये टेक्नोलॉजी की अपनी चुनौती है, ये रहेंगी। ये सबको मान लेना पड़ेगा जी सर, और ये मानना चाहिए और इसको स्वीकारना चाहिए, तभी तो मनुष्य की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। फेस टू फेस बिल्कुल सर। तो बुलाया जाता है, वो किस लिए बुलाया जाता है? इसलिए आप महसूस करिए, देखिए क्या दिक्कतें हैं। मैं पिछले 6 महीने में 40 से 50 अमेरिका से लेके यूरोप से लेके और इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बोला, सब जगह ये दिक्कतें आती, कि कोई बड़ी बात नहीं। खैर इसका नाम दिया बाल वाटिका। मैं कह रहा था कि कोई मनोविज्ञान की किताब नहीं लिखी गई जिसमें बाल मनोविज्ञान को यानी को समझा जा सके। अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। मेरी खुद की किताब है मनोविज्ञान पे, उल्फॉक मिश्रा और झा के नाम से वो किताब है, कि बच्चे का बालपन शिक्षा का वो कौन सा मॉडल, कौन सा तरीका होगा जो उसको बचा लेगा। अब इसमें देखिए बहुत अच्छा लिखा है, बाल वाटिका किस लिए? क्योंकि उस बच्चे का बालपन बचाए रखा जा सके, और इसके लिए क्या करना होगा ये बड़ा जरूरी है। अगर आप और आगे जाएंगे स्कूल एजुकेशन में तो आप देखेंगे इसने 2 शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग किया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हालांकि मैं बहुत खुश होता इसका टाइटल होता फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। तो कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम सब समझते हैं कि बच्चा पहले लिखना आता है, पढ़ना आता है, लिखना जानता है, अक्षर का ज्ञान जानता है,
तब वो नंबर का ज्ञान लेता है। ये बिल्कुल गलत है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मनुष्य ने जब लिखने का काम शुरू किया, पहले न्यूमरेसी किया, बाद में लिटरेसी किया है। और मैं अपनी बातों को पुनर्बलन देने के लिए एक किताब की ओर इशारा करूंगा, और वो किताब आप लोगों ने देखा होगा, ये है हरारी की किताब ह्यूमन सेपियंस में। और बहुत अच्छा यंग हिस्टोरियन है और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों में से एक है, जिसने मुझे भी काफी प्रभावित किया है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्ञान को समझने के लिए। दूसरी बात, अब उसका क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा उद्देश्य होगा। उद्देश्य होगा कि संख्या के माध्यम से आप अपने को तार्किक बनाइए, और पूरे मैथमेटिक्स का यही डिस्कोर्स ही है कि नंबर को गिनती के लिए नहीं इजाद किया गया। नंबर की संकल्पना गिनती के माध्यम से मनुष्य अपने मस्तिष्क की जो तार्किक शक्ति है उसको विकसित करने के लिए किया गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात कही गई। अब चुनौती यह है कि वो कौन सा पेडागोजिकल मॉडल होगा जो इस काम को करेगा। और आगे बढ़िए जरा आप, अगर आप देखिएगा तो इसने कहा कि इसने काम दे दिया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को करने के लिए। क्या करने के लिए? तो ईसीसीए का वो मॉडल बनाएगा। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे करिकुलम्स बनाए हैं। मुझे स्वयं प्रोफेसर राजपूत जी के जमाने से लेके मुझे याद है कि इन्होंने इंडियन साइकोलॉजी इन इंडियन क्लासरूम्स पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया था, और उसके बाद एक पुस्तक भी छपी थी जिसमें मेरा पत्र भी था, और मैंने न्याय लॉजिक के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान पे पढ़ा था। सवाल वो नहीं है, सवाल है, बहुत अच्छी बात है कि आप इसको डिसेंट्रलाइज करिए। आप कहिए कि जिस तरह का एनसीईआरटी ने काम करके दिया या स्टेट एनसीईआरटी करके देता है, क्या बिहार के हर डाइट ऐसा काम कर पाएगी? क्योंकि आपको बताऊं, भारत जितना विविधता से भरा हुआ है उतनी ही विविधता से भरा हुआ बिहार है। बिहार के अगर झारखंड को मिला दे तब तो वो और बहुत विविध है। अगर सिर्फ बिहार को आप देखेंगे और 4 हिस्से में आप बांट देंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 से 20, 4 तो महत्वपूर्ण भाषाएं और 20 बोलियां हैं, 20 संस्कृति है, 20 तरह की सोच है वहां के बच्चे और लोगों में। भाषाएं उतनी ही हैं। मैं सुन रहा था कंपेरर साहब को, उनका अंदाज, वहीं कोई मैथिल का अंदाज होगा, वहीं कोई मुंगेर के व्यक्ति का अंदाज होगा, बेगूसराय के अंदाज होगा, सबका अलग होगा। तो आप अगर ये चाहते हैं तो आप कहिए तुम अपना मॉडल लगा के आओ। अब जैसे बहुत अच्छा लगा कि जब यही डॉक्यूमेंट 2.6 पे कहता है कि नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेस करेंगे। किसके लिए? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए। और नाम क्या रखा? दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और कहा जाए कि ये ओपन प्लेटफॉर्म होगा कि पूरे भारत के किसी भी राज्य के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी गांव का कोई इनोवेटिव है वो दीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं वर्धा में था, अभी वर्धा ने किया और प्रोफेसर राजपूत शायद वहां भी थे, वर्धा में मैंने देखा कि संगीत की एक परंपरा है कि स्टेज पे सारे कलाकार होते हैं और उसका जो लीडर होता है एक नीचे होता है। और हम जैसे उसने मुझसे मेरा नाम पूछ ले लिया और मैंने कहा प्रोफेसर अरविंद कुमार झा, और उसने सिंबॉलिक 50 मीटर की दूरी से स्टेज के कलाकार को बता रहा है, ठीक है, और गाने के माध्यम से वो उसको दर्शाता है और भाव भंगिमा से वो करेक्ट आपका नाम बता देता है। तो भारतीय संस्कृति का ये भी तो हिस्सा है, उसको कैसे संजोया जाए? तो इस स्कूल एजुकेशन में उस बात की भी की गई है। इसीलिए स्थानीय बोली, स्थानीय किस्से, स्थानीय संस्कृति, उसकी इंपॉर्टेंस को दिया जाए, क्योंकि एक हिस्ट्री तो हमारी पूरे कंट्री की है और जो अब तक मिसिंग है, और ये डॉक्यूमेंट जिसकी बात करता है, लोकल हिस्ट्री पे बल दिया जाना चाहिए, लोकल माइथोलॉजी पे बल दिया जाना चाहिए। और मैं बताऊं, मनुष्य के वजूद का सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी माइथोलॉजी में होता है, उसके मिथ में होता है। और मैं इसलिए राम सच्चाई से ज्यादा मैं राम की मिथ में विश्वास करता हूं, क्योंकि राम एज ए मैथोलॉजिकल फिगर अगर भी है तो वो हमें एक अलग तरह की इमेजिनेशन की दुनिया में लेके जाता है। खैर, मैं अपनी बात को रोकता हूं और कभी और विस्तार से हम बात करेंगे, छोटे छोटे अंश को लेके बात करेंगे। जब हम बात करेंगे कि ड्रॉप
ड्रॉप आउट रेट्स के लिए क्या करना चाहिए, केवल विद्यालय में उनको लाने के लिए नहीं करना होगा, जिन बच्चों को आप लेके आएंगे उनके माता पिता के लिए क्या सोचेंगे। कभी हम और बात करेंगे जब करिकुलम, पेडागोजी और स्कूल की बात कही जाएगी कि करिकुलम होता क्या है। पेडागोजी जिसको आप कहते हैं, क्या पेडागोजी इज नो मोर साइंस ऑफ टीचिंग। पीटर मॉर्टिमर ने अपनी इस किताब में कहा है, पेडागोजी इज नो मोर लेक्चरिंग, पेडागोजी इज नो मोर साइंस ऑफ टेलिंग, इट्स समथिंग डिफरेंट। एंड व्हाट्स दैट? और ये चुनौती हमारी है, ये पॉलिसी की चुनौती नहीं है। पॉलिसी ने तो कह दिया कि आप एक ऐसा करिकुलम और पेडागोजी बनाइए जो इन नीतियों को रियलाइज कर सके। क्यों? क्योंकि नीति ही तो नियति का निर्धारण होता है, और वो कैसे होगा और क्या होगा कभी और विस्तार से हम बात करेंगे। अभी मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे किया, और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का कि उन्होंने स्वयं फोन करके कहा कि अरविंद जी मैं आपका नाम आया और मैं चाहता हूं कि आप बोले, मुझे मौका दिया अपनी बात को। उसी धरती का मैं हूं, और आधी पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन तक तो लगभग मैंने वहीं पढ़ी, और आधी से ज्यादा पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में की। इसीलिए निश्चित रूप से उस धरती में ताकत है, ज्ञान विज्ञान की धरती है, लेकिन आवश्यकता है कि हम सब ये करें, और कम से कम आप अपने सभी छात्र, सभी शिक्षक मिलके इसकी एक एक लाइन को पढ़ जाइए, क्योंकि बिना पढ़े मनन नहीं होगा। निधिध्यासन की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए रीडिंग जरूरी है, फिर कंटेम्पलेशन होगा, फिर प्रैक्टिस में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं सर। जिस ऊंचाई के साथ और जिस सच्चाई के साथ और जिस संकल्प के साथ आपने हम लोगों को NEP 2020 के अंदरूनी बातों को बताया है, यकीनन हम उस पर अमल करेंगे। और आपने एक बात बहुत हम लोगों ने सबक दिया है सर, कि अपनी भी सोच हो, अपनी भी सोच हो, चाहे जैसी हो, मिथ। वही इस्लामिक फिलॉसफी कहता है सर कि अली को अगर निकाल दिया जाए तो तालीम हो ही नहीं सकता। ये इस्लामिक मिथ है। इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं अदब के साथ, थैंक यू परवेज जी, थैंक यू, बहुत अदब के साथ